गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र मुद्रा बैंकिंग में निस्पंद स्फीति विषय पर चर्चा करेंगे। निस्पंद स्फीति क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, किन कारणों से ये स्थिति उत्पन्न होती है, इसको किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए और इसका रेखाचित्रीय विवरण किस प्रकार से है और भारत में निस्पंद स्फीति की स्थिति किस प्रकार की थी, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं निस्पंद स्फीति का अभिप्राय क्या है। निस्पंद स्फीति का अभिप्राय है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति अर्थात ऐसी विचित्र या विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें आर्थिक निष्क्रियता अर्थात मंदी की स्थिति और मुद्रास्फीति दोनों हमें साथ साथ दृष्टिगोचर या दिखाई देते हैं। जो मंदी की स्थिति है ये विशेषतया जो विकसित औद्योगिक देशों में पाई गई है। डॉर्नबोश फिशर स्टार्ट्स के अनुसार स्टैगफ्लेशन शब्द जो है ऊंची बेरोजगारी एवं ऊंची मुद्रास्फीति को व्यक्त करने के लिए गढ़ा गया है। जैसे लिप्सेम क्रिस्टल ने इसको परिभाषित किया है कि निस्पंद स्फीति का अभिप्राय मंदी जिसमें तीव्र बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं। निस्पंद स्फीति में महंगाई एवं मंदी दोनों परस्पर विरोधी लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ दिखाई देते हैं ऐसी स्थिति को हम निस्पंद स्फीति की स्थिति कहते हैं। अब है कि इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण हैं कि एक तो कीमत में वृद्धि या मुद्रास्फीति की स्थिति पाई जाती है और दूसरा है कि उत्पादन की मात्रा या तो घटती है या बढ़ती नहीं है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि उत्पादन या तो गिरता है या यथास्थिर बना रहता है। अकेले मुद्रास्फीति की दशाओं में उत्पादन में वृद्धि देखी जाती है। इसलिए जब किसी देश में कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति हो और उत्पादन में शिथिलता अर्थात रेसेशन की स्थिति देखी जाए तो हमें वहाँ समझ लेना चाहिए कि वो स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो स्टैगफ्लेशन है उसके कारण क्या बताए गए हैं कि जहाँ हम ये कहते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो है कि जहाँ हमें एक और तो कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति दिख रही है और दूसरी ओर उत्पत्ति की मात्रा घटती है या बढ़ती है या कम से कम वो हमें बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। जो निस्पंद स्फीति की स्थिति है वो कई पाश्चात्य या औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्था में 1970 के दशक के प्रारंभ में देखी गई थी। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण हैं कि एक और तो तेल की कीमतों में भारी वृद्धि इसका कारण है और दूसरी ओर लंबे समय तक जो मुद्रास्फीति की स्थिति है वो निस्पंद स्फीति का मुख्य कारण मानी जाती है। 1973 और 1979 में क्रूड तेल और पेट्रोल के कीमतों में वृद्धि से लागतें बढ़ी और लागतों के बढ़ने से स्फीतिकारी दबाव बढ़े थे। तो जो तेल के आयातक देशों में इस लागत वृद्धि अर्थात लागत प्रेरित मुद्रास्फीति ने जो जोर पकड़ा जिससे वे सब जो देश थे वो सब स्फीति की गिरफ्त में आ गए। दूसरा इसी से कारण जो उत्पन्न होता वो है कि इस लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक क्रय शक्ति में कमी और वास्तविक क्रय शक्ति घट गई जिसके कारण समग्र मांग घटने से अस्फीतिकारक परिणाम निकले थे जिसके कारण कीमतें बढ़ी, उत्पादन कम हो गया और यदि कम नहीं हुआ तो कम से कम उसका बढ़ना तो रुक ही गया था। तो अब हम इस प्रकार ये बता सकते हैं कि जो कीमतों में वृद्धि से खर्चों की पूर्ति हेतु सरकारों के द्वारा जो घाटे के बजट बनाए जाते हैं या मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में जो उदारता की स्थिति से कीमत वृद्धि तो हो जाती है किंतु उसके साथ साथ जब राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार उसी अनुरूप नहीं बढ़ते हैं अर्थात जो समग्र मांग है वो कम हो जाती है, वो नहीं बढ़ती है, परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक शिथिलता
और बेकारी हमें दिखाई देती है। ये इसके मुख्य कारण माने जा सकते हैं कि जो इसको हम यूँ भी बता सकते हैं कि औद्योगिक देशों में औसतन लगभग 8% श्रमिक बेकार थे, जबकि 1979 में जो बेरोजगारी की दर थी वो 5% ही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1970 के दशक, 80 के दशक और 1991 के दशक में भी कई देशों में ये स्थिति हमें देखने को दिखाई पड़ी। अब हम इस जो हमारी निस्पंद स्फीति है, इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि जो ओ एक्सिस पर तो हमने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को बताया है, अर्थात वास्तविक आय को बताया है, और ओ वाई एक्सिस पर कीमत स्तर को बताया है। एडी जो है वो हमारा कुल मांग वक्र है, समग्र मांग वक्र, और जो ये SAS0 और SAS1 ये जो है हमारा अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक संतुलन है AD और SAS0 ये दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, जहाँ पर हमारा कीमत स्तर OP0 और जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसका स्तर है OY0 है। अब यदि समग्र पूर्ति घटकर अर्थात हमारा जो पूर्ति वक्र है वो बाईं ओर खिसक जाता है, अर्थात SAS1 हो जाता है, तो हमारा कीमत स्तर जो प्रारंभिक कीमत स्तर था OP0 उस कीमत स्तर पर हमारा जो संतुलन है वो E2 पर होता है। ऐसी स्थिति में हमारी GDP अर्थात जो हमारी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है वो घटकर OY2 पर आ जाता है, और पूर्ति की कमी अर्थात ये जो E2 E0 है ये पूर्ति की कमी हो जाती है। इससे उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा तो मिलती है, जिससे हमारा जो नया संतुलन बिंदु है SAS1 और AD का जो कटाव बिंदु है E1 हो जाता है, जिससे हमारा नया कीमत स्तर हो जाएगा OP1, और हमारी आय का वास्तविक आय का जो स्तर होगा वो हो जाएगा हमारा OY1। अब यदि कीमत स्तर P और GDP का जो स्तर Y जो था वो हमें स्टैगफ्लेशन की स्थिति को बताता है, क्योंकि जो हमारा आय स्तर है अर्थात जो हमारा कीमत स्तर OP1 और आय का स्तर OY1 है ये पहले से नीचा हो गया, अर्थात पहले प्रारंभ में हमारा जो आय का स्तर था OY0 था, वो आय का ऊंचा स्तर था, तो आय स्तर पहले से कम होने से ये बेकारी की स्थिति को बताता है। इसलिए जो हमारा अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, समग्र पूर्ति वक्र, उसके बाएं ओर जो खिसकने से अर्थात 0 से वह 1 की ओर अर्थात बाईं ओर खिसक जाता है, उससे जो धक्का लगता है, उससे जो परिणाम निकलता है, उससे कीमत स्तर बढ़ गया, लेकिन आय का स्तर घट गया और बेकारी का स्तर भी बढ़ गया। यही दिशा हमारे स्टैगफ्लेशन की स्थिति को बताती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में एक तरफ तो उत्पादन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति है, और दूसरी तरफ हमारी बेकारी की स्थिति देखने को हमें मिलती है। तो अब हम इसको दूर कैसे करें, अर्थात इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। अर्थव्यवस्था में जब निस्पंद स्फीति की स्थिति पाई जाती है तो एक और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास तथा दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि एवं रोजगार अवसर सृजन करने के प्रयास जरूरी हैं। समग्र पूर्ति को अल्पकाल एवं दीर्घकाल में बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। आयकर में कटौती, रियायतों से उत्पादन की खपत एवं मांग वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उत्पादकों को बैंक ब्याज दर में कटौती, अप्रत्यक्ष कर में कटौती, अनुदान एवं आधारभूत संरचना जैसे बिजली, परिवहन, संचार आदि का विकास, उदारीकरण की नीति को अपनाना आदि के द्वारा रोजगार अवसर सृजन एवं लोगों की
आय बढ़ाने के प्रयास महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच में पूंजी निवेश, तकनीकी एवं व्यापार का आदान प्रदान बढ़ाकर भी हम मुद्रास्फीति की स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया जा सकता है। इसके साथ ही इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि समस्या, ये जो स्टैगफ्लेशन की समस्या है, इसके समाधान के लिए जैसा कि नीचे लिखा गया है कि जो मौद्रिक और राजकोषीय एवं अन्य प्रगतिशील आर्थिक नीतियों के समन्वय से हम कीमत स्थिरता के साथ में पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखें कि भारत में इसकी स्थिति किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था में भारत में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, भारत में जहाँ एक और सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण बड़ी मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था ने मुद्रास्फीति को बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर आयात नियंत्रण, निर्यात वृद्धि, करों में वृद्धि, लागतों में वृद्धि, उत्पादन में कमी या निष्क्रियता, अकाल, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि आदि ने कीमतों में वृद्धि की। भारत में आय का बड़ा भाग अनिवार्य आवश्यकताओं पर व्यय होने से औद्योगिक मांग में कमी, मुद्रास्फीति के साथ साथ औद्योगिक शिथिलता, बेकारी की स्थिति आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर देती है। इसीलिए यह स्थिति जो है वो भारत में 1963 से 72, 75, 91 में स्थिति हमें देखने को मिली और पिछले कुछ वर्षों में यही स्थिति हमें नज़र आ रही है। तो अब हम भारत में भी यही जो विभिन्न उपाय बताए गए हैं, इनको अपनाकर हम स्टैगफ्लेशन की स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। भारत में भी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मुद्रा की पूर्ति दर को नियंत्रित करने और उत्पादन, रोजगार एवं आमदनी को बढ़ाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विकास की ऊंची दर प्राप्त की जा सके। थैंक